व्हाट्सअप गाइस, जाट मूवी ने भाई साहब बॉक्स ऑफिस पे क्या तबाही मचाई है, क्या लोगों का रिस्पॉन्स आया। लोगों ने भैया ये भी कह दिया कि हाँ सनी देओल को ऐसी पिक्चरों में देखना है। तो देखते हैं हाउ जाट मूवी डिस्ट्रॉयड द एरोगेंस ऑफ बॉलीवुड। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऐसी अमेजिंग और वीडियोस आप इनके चैनल पर देख सकते हो। आपने मूवी देखी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कैसी लगी आपको जरूर बताना। वीडियो कर दे लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। सनी देओल का एक डायलॉग है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, ये उठता नहीं, उठ जाता है। और भाई साहब लगता है कि ये 2.5 किलो का हाथ ना सनी देओल ने बॉलीवुड को ही मार दिया है। वो बॉलीवुड जो अपनी एरोगेंस में चूर चूर हो चुका था। और ये बात मैं ऐसे अपने आप से बना के नहीं बोल रहा हूँ हवा में, ये बात खुद सनी देओल ने मानी थी। सनी देओल जो अर्ली 2000 में सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, उसको सिस्टमेटिकली बॉलीवुड ने 20 साल तक आइसोलेट किया। सनी देओल ने खुद ने कहा कि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर आप कब तक किसी को रोक पाओगे? सनी देओल बॉलीवुड माफिया के सामने झुके नहीं और ऐसा कमबैक किया कि अभी पूरे इंडिया में मात्र उन्हीं की मूवी का क्रेज है। अभी मैंने जाट मूवी देखी और क्या जबरदस्त एक्शन, क्या जबरदस्त इमोशन है इस मूवी में, और सनी देओल सर ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। ओवरऑल जाट में वो सब खूबी है। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, इट्स अ मास मसाला फिल्म। सनी पाजी ने गर्दा उड़ा दिया है। सॉरी बोल। ओह शेर बुड्ढा लेकिन शिकार नहीं छोड़ता है। सॉरी बोल। सॉरी बोल। कल वापस आएंगे, वापस आने वाले। तो भाई साहब ऐसा क्या हो रहा है कि जहां बड़ी बड़ी बजट की जो फिल्में हैं वो फ्लॉप हो रही हैं, वहीं सनी देओल की एक लो बजट की फिल्म आती है और वो सुपर डुपर हिट हो जाती है, लोगों को इतनी पसंद आ जाती है। तो आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि सनी देओल ने बॉलीवुड के एरोगेंस को कैसे तोड़ा। आज की ताजा खबर। देखिए, एक तरफ ना बॉलीवुड का स्टार पावर लगातार कमजोर पड़ता दिख रहा है। एक के बाद एक बॉलीवुड की सपोजिटली शॉर्ट हाई बजट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर रही हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्में जो है ना वो बॉक्स ऑफिस पर बर्बाद हो रही हैं। हाल ही में सलमान खान की मूवी की बात कर लेते हैं। फिल्म का टोटल बजट 250 करोड़ बताया जा रहा था, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द फीस तो ऑब्वियसली सलमान खान ने ले ली होगी। ये फिल्म 109 करोड़ रुपए कमाकर अटक चुकी है। क्लियर है कि फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि सलमान की फिल्में एक समय पर इतना पैसा एक वीकेंड में कमा लेती थी। भाई की फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि टट्टी फिल्में भी लाइन लगाकर देखी जाती। पर भाई साहब कोविड के बाद ना सब बदल गया। फिल्में फ्लॉप होने लगी, स्टार्स मुंह के बल गिरने लगे, और इससे बचने के लिए एक नई स्ट्रैटेजी निकाली गई, कॉर्पोरेट बुकिंग। बिकॉज वी आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी एग्जिबिटर्स। एक एग्जिबिटर का फोन आता है, कोमल जी मेरे सिनेमा में 40 टिकटें बिकी है, 300 सीटर है। फोन आया कि कितनी टिकटें बिक गई, 40, 260 बची है, 260। आप हाउसफुल का बोर्ड लगा दो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ही सिंह 5 मिनट में 260 टिकटों के पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। अब स्मिता या भारती या कोमल जाते हैं, वहां पर ऑब्वियसली सिर्फ 40 लोग हैं, बाहर हाउसफुल का बोर्ड है। बिना ऑडियंस के इंटरेस्ट दिखाए भी कॉर्पोरेट शोज बुक कराए जाते हैं, ताकि फर्स्ट डे और फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन वो बहुत बड़ा दिखाया जा सके। लेकिन सिकंदर के केस में ना ये फॉर्मूला भी फेल हो गया। डिस्पाइट हैवी पीआर, एडवांस बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग और पेड प्रमोशंस, कोई फिल्म चल नहीं पा रही है अनलेस वो नेशनलिस्टिक फिल्म न हो। अब जो ऑडियंस है ना वो हाइप से, फेक पीआर से या फिर पैकेजिंग से इंप्रेस नहीं हो रही है। उन्हें कंटेंट चाहिए, असली रॉ कहानी चाहिए, और किसी भी चीज से ज्यादा उन्हें अपने जैसा दिखता हुआ हीरो चाहिए। साउथ इसे सक्सेसफुली कर रहा है, पुष्पा जैसी फिल्में इसका उदाहरण है। पर बॉलीवुड ऑडियंस को ये देने में फेल हो रहा है। बॉलीवुड से आर्चीज और नादानियां निकल रही हैं, जो भारत की रियल जनता के कितने करीब है ये कैरेक्टर हम सभी जानते हैं। लेकिन सनी देओल ने ना जाट के थ्रू वही पावरफुल कंटेंट लोगों को वापस दिया है। जाट जो सिकंदर के आधे बजट से भी कम पैसों में बनाई गई है, उसमें ना कोई बॉलीवुड का मेन स्ट्रीम सुपरस्टार है, ना कोई फॉरेन लोकेशंस हैं, ना ही किसी बड़े स्टूडियो की बैकिंग है। लेकिन फिर भी फिल्म ने ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट बनाया है जो आज के बॉलीवुड की सबसे बड़ी कमी बन चुकी है। फिल्म का नैरेटिव ग्राउंडेड है और उसकी टोनैलिटी रियल है, और सबसे बड़ी बात सनी देओल जैसे एक्टर्स की प्रेजेंस ने फिल्म में एक ऐसी रॉ मैस्कुलिनिटी और ऐसा देसी इमोशन भर दिया है जो लोगों को तुरंत छू जाता है। और एक आर्मी वाला फैक्टर भी हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब ये सब कुछ ना बिना किसी मेजर कॉर्पोरेट बुकिंग, पीआर गिमिक या फिर मीडिया हाइप के हुआ है। जाट ने अपने फर्स्ट वीकेंड में ही अपना 50% से ज्यादा पैसा रिकवर कर लिया था, जो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। जबकि सिकंदर इतने मैसिव पुश के बावजूद अभी तक स्ट्रगल कर रही है अपनी बेसिक रिकवरी करने के लिए। देखिए, जाट जैसी ओवर द टॉप फिल्में जो है ना वो मेरे टेस्ट की नहीं है, पर फिल्म को जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है वो क्लियरली दिखाता है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं। गदर के टाइम पर भी लोग जा रहे हैं थिएटर्स, और ये उसी सनी देओल की फिल्म के साथ हो रहा है जिसका करियर आज से कुछ समय पहले बर्बाद डिक्लेयर कर दिया गया था। आज खान्स बर्बाद होते दिख रहे हैं।
पर सनी देओल कमबैक कर रहे हैं। पर सनी देओल का ये कमबैक इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस इंडस्ट्री को चलाने वाली काली ताकतों ने सिस्टमैटिक तरीके से 20 साल तक सनी देओल के करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। कैसे की गई थी ये कोशिश, आगे देखते हैं। चैप्टर 2 सनी देओल 80s और 90s के दौरान ना बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का काफी गहरा असर था, और ये ना कोई सीक्रेट नहीं है, सभी को पता है इसके बारे में। ये अंडरवर्ल्ड के जो नेटवर्क्स थे ना, ये मेनली दुबई और कराची से ऑपरेट हुआ करते थे। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री जो थी ना, वो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इट वाज नॉट अ डिक्लेयर्ड इंडस्ट्री। मतलब बॉलीवुड किसी भी लीगल सोर्स से, चाहे वो बैंक लोन हो, प्राइवेट इक्विटी हो या फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो, उनसे फंडिंग नहीं ले सकती थी। अब ये जो फाइनेंशियल गैप था ना, इसका फायदा उठाता है कौन? अंडरवर्ल्ड। अपने ब्लैक मनी को लेजिट और लीगल बनाने के लिए उन्होंने बॉलीवुड में पैसा लगाना शुरू कर दिया। हाँ, ये बहुत खबरों में आया था। अंडरवर्ल्ड इतना स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल हो गया कि 80 से 90% मूवीज जो बनती थी ना, उनमें उन्हीं का पैसा लगा होता था। ये दीवार फिल्म थी, ये हाजी मस्तान ने अपने लाइफ स्टोरी के ऊपर में बनवाई। 80s 90s तक जैसे जैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड स्ट्रॉन्ग होता गया, इनकी फंडिंग ऐसे आती गई मिड 90s तक में। 1991 92 तक में कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का कंजर्वेटिव एस्टिमेट, और ये मुस्लिम रिसर्चर्स ही हैं कुछ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना बोले कि इसके अंदर भी कोई सफेरिज्म है, कि ऑलमोस्ट 70-80% फिल्मों की फंडिंग सब अंडरवर्ल्ड के थ्रू हो रही थी। 70-80%। पर यहाँ पर मजेदार बात ये थी कि ये सिर्फ पैसा लगाने तक सीमित नहीं था। अंडरवर्ल्ड ने कास्टिंग से लेकर स्क्रिप्ट तक सभी में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। गैंगस्टर्स, प्रोड्यूसर्स कौन हीरोइन होगी, कौन एक्टर्स को रेकमेंड किया करते थे कि इस मूवी में ये एक्टर चाहिए, लेना है या उसको लेना है। स्टोरी राइटिंग में बदलाव इनके अकॉर्डिंग होते थे, और कभी-कभी तो मूवी की बॉलीवुड पे पूरा बाहर का किया करते थे। छोटा शकील की तो भाई साहब कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग जब्त हुई हैं, जिसमें वो बॉलीवुड के कई बड़े-बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ सीधा संबंध रखते हुए पाया गया था। इतने इंटरफेरेंस के बाद धीरे धीरे फिल्म्स का जो कंटेंट था ना, वो बदलने लगा। ऐसी मूवीज बनने लगी जिसमें अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई किया जाने लगा, पाकिस्तान को सॉफ्ट लाइट में दिखाया जाने लगा, और कई बार तो टेररिज्म को भी सटल तरीके से जस्टिफाई किया जाने लगा। यासीन भटकल जैसे आतंकवादियों को गीता यूज करते हुए दिखाया जाता था। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। मैं लोगों को मार नहीं रहा, उनकी आत्मा को दूसरे शरीर में भेज रहा हूँ। बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर में गुदा नहीं था कि वो अंडरवर्ल्ड या पाकिस्तानी नैरेटिव्स के खिलाफ जाकर कोई मूवी बना सके। अरे भाई साहब, मूवी बनाना तो दूर की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके खिलाफ एक अक्षर बोल दे, ऐसा भी गुदा नहीं था। और बात सही भी है। अब 3 खानों को बिना मुंडी के मूवी करते हुए देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इस सब माहौल के बीच में ना सनी देओल एक अलग वाइब लेकर चल रहे थे। उनकी रॉ एनर्जी, ठाकर डायलॉग्स और मार धाड़ वाले जो रोल्स थे, वो लोगों को बहुत पसंद आने लगे थे। जीत, जिद्दी, घायल, घातक, दामिनी, इन जैसी फिल्मों के कारण वो बहुत जल्दी बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे। फिर 1993 के ब्लास्ट हो जाते हैं, और 1993 के ब्लास्ट के बाद दाऊद का नाम चारों ओर सामने आने लगता है। 4 जुलाई 1994 आता है, और संजय दत्त के ऊपर टाड़ा लगा दी जाती है, और उनको इसी कारण अरेस्ट भी कर लिया जाता है। ऋषि कपूर से लेकर अनिल कपूर तक, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक, सब दाऊद को खुश करने में लगे हुए थे। Somebody says you actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films, or I blow your head off? Yeah. That happens to normal and not people. so nicely as you say. कि मैं दुबई उतरा एक शो थी जिसमें आरडी बर्मन, आशा भोसले जी थी, तो एयरपोर्ट पे मुझे किसी ने एक फ़ोन थमा दिया, कहा कि भाई आपसे बात करेंगे। मैंने ना समझ में फ़ोन समझा कोई फ़ैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन फिर आता है 1996 और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन उनकी सरकार मात्र 13 दिन के अंदर अंदर गिर जाती है। लेकिन ये कांग्रेस के वीक होने का आगाज था। 1997 में जब कांग्रेस काफ़ी वीक थी, तब एक फिल्म आती है जिसका नाम है बॉर्डर, और वो एक बहुत बड़ी हिट बन जाती है। ये शायद पहली वो फिल्म थी जिसमें पाकिस्तान बैशिंग उस लेवल पर दिखाई गई थी जिस लेवल पर आप जानते हो। मतलब ये वो समय था जब बॉलीवुड लिटरली दुबई और पाकिस्तान से चल रहा था, तब पाकिस्तान बैशिंग की फिल्म निकालना एक बहुत बड़ी बात है। फिर सनी देओल से पूछा गया कि क्या आपको अंडरवर्ल्ड से डर नहीं लगता, तो इस पर सनी देओल ने ये कहा कि उनको अपने पिता यानी धर्मेंद्र के कारण किसी भी अंडरवर्ल्ड वाले से डर नहीं लगता। फिर इसके बाद ना सनी देओल ने बैक टू बैक कई पावरफुल पेट्रियोटिक फिल्में बनाई,
जिनमें पाकिस्तान की खुलकर ली गई। बॉर्डर 1997 में आई, गदर एक प्रेम कथा 2001 में आई, इंडियन 2001 में आई, माँ तुझे सलाम 2002 में आई, और ये ना इसके कुछ प्राइम एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी कई और फिल्में हैं। तो मजेदार बात ये थी कि ये सभी फिल्में ना उस वक्त ब्लॉकबस्टर थी। अगर उस समय गदर मूवी की बात करें ना भाई, तो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा टिकट बेच दी थी, जो आज तक भी एक रिकॉर्ड है। और गदर ने ये तब किया था जब गदर और लगान एक साथ एक दिन रिलीज, और स्क्रीन तक नहीं मिली थी। बेइज्जती अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और दूसरी ओर धीरे धीरे सनी देओल का जो क्रेज था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। सनी की ऑन स्क्रीन इमेज देशभक्ति और एंटी पाकिस्तान हीरो के फॉर्म में एस्टेब्लिश होने लगी थी। फिर चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो या इंडियन डायरेक्टर्स, सब सनी देओल की फिल्मों से खार खाए बैठे थे। जी महेश भट्ट साहब, मुझे पता है कि आप पीस लवर आदमी हैं, लेकिन सनी देओल साहब इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, बड़े मशहूर हैं, और इनकी यहाँ पे अक्सर फिल्में जो हम देखते हैं उसमें ये पाकिस्तानियों को हमेशा गालियां देते हैं और कह रहे हैं कि लाहौर वाले गंदे नाले की पैदाइश हैं। तो इससे इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट फिल्म प्रोडक्शन का जो फ्यूचर है उस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये एक पुराने टाइम फ्रेम में बनी हुई फिल्म है। ये सोच सनी देओल लिटरली पाकिस्तान बैशिंग मूवीज के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे। जहां एक तरफ बॉलीवुड में मैं हूं ना जैसी फिल्में बन रही थी, वहीं दूसरी ओर सनी देओल उसके बिल्कुल ऑपोजिट रॉ अनअपोलोजेटिक पेट्रियाटिक कंटेंट के साथ खड़े हुए थे। और ये सब कुछ बॉलीवुड को खटकने लगा था। इसी वजह से इंडस्ट्री के अंदर उनको साइलेंट पुशबैक मिलने लगा। गदर जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ ब्लॉकबस्टर थी, उसके बाद सनी देओल का करियर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। कोई वैसी मूवी ने उनको अप्रोच करना ही बंद कर दिया, टॉप डायरेक्टर्स ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और अवार्ड सर्किट में वो गायब हो चुके थे। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनमें टैलेंट की कमी थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो बॉलीवुड की काली ताकत के पूरे नैरेटिव एजेंडा जो नैरेटिव चलाते हैं, चूर करके ना उसकी बत्ती बना रहे थे। और ये कहना ना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड ने मानो सनी देओल को अनऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया था। और इस बात को ना सनी देओल ने कपिल शर्मा के शो पे भी बताया था कि गदर के बाद उनको फिल्में मिलनी चाहिए थी, पर उन्हें कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। सनी देओल इस बात को खुद कह चुके हैं कि एक टाइम के बाद ना उनको अच्छी फिल्में मिलनी बंद हो गई थी, और उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। उन्हें लिटरली अगले 20 साल तक कोई बड़ी फिल्म मिली ही नहीं। और रियलिटी में ना ये एक प्लान स्ट्रेटेजी लगती है, एक इंटरनल बॉयकॉट, ताकि सनी देओल को साइडलाइन किया जा सके। एक मैसेजिंग दी जा रही थी कि बॉर्डर, गदर जैसी फिल्में अगर बनाओगे जिनमें इतना रॉ पेट्रियोटिज्म दिखाया जाएगा, और अब देखो शेरशाह से लेकर बॉलीवुड में टिकना तो बहुत मुश्किल है। इन शॉर्ट सनी देओल का जो करियर है वो ये बताने के लिए काफी है कि भाई बॉलीवुड को जो पर्दे के पीछे चलाने वाले लोग हैं वो इससे कितने इनसिक्योर थे। सनी देओल को ये फिल्म बनाने की ना एक कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत थी 20 साल का आइसोलेशन। पर सनी देओल ने ना 20 साल के बाद मूवी इंडस्ट्री में एक धमाकेदार कमबैक किया। उनका कमबैक एक मैसेज था कि चाहे सिस्टम में उन्हें कितना ही साइडलाइन किया गया हो, जनता अभी भी उन्हीं के साथ है। और शायद इसी वजह से ना आज का बॉलीवुड सनी देओल से और ज्यादा इनसिक्योर है। इसके बारे में अगले चैप्टर में बात करते हैं। चैप्टर 3 द कमबैक। देखिए, बॉलीवुड का कोई भी एक्टर हो 80 और 90 के दशक में ऐसे कम ही चांसेस है कि उसकी फिल्म दाऊद के इन्फ्लुएंस से बची रही हो, क्योंकि दाऊद इंडस्ट्री चलाता था। मैं सनी देओल को भी इससे बाहर नहीं करूंगा। पर जब देश की सरकार पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने लगी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तो बॉलीवुड का सिनेरियो एकदम से बदल गया। बॉर्डर, गदर, LOC, माँ तुझे सलाम जैसी अनेक फिल्में एक के बाद एक आई, और इन सब फिल्मों में 2 बातें कॉमन थी: पाकिस्तान बैशिंग और सनी देओल। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाली इन्हीं सब फिल्मों के बाद अचानक से सनी देओल को फिल्में मिलनी बंद हो गई थी। पर ऐसी ही एक फिल्म से सनी देओल ने अपना कमबैक किया है। सनी देओल ने ना गदर 2 के साथ वापसी की, एक ऐसी फिल्म जिसमें पाकिस्तान बैशिंग वाले सीन्स थे, पावरफुल डायलॉग्स थे, जिन्हें डिलीवर करना बॉलीवुड में और किसी के बस की बात नहीं है। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। 2023 में रिलीज हुई गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। फिल्म ने 525 करोड़ जो है वो इंडिया में नेट कमाए और 686 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए, जो इसे एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। ये सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसमें उन्होंने अपने आइकॉनिक रोल तारा सिंह को दोहराया था। ये वही तारा सिंह था जो पहले ही पाकिस्तानी को सूद के रख देने वाले अंदाज के लिए मशहूर हो चुका था। गदर 2 भी ना एक ओवर द टॉप फिल्म थी, मेरे टेस्ट में नहीं आती, बट इट प्रूव्ड अगेन कि लोग रॉ एक्शन और उनके जैसे दिखने वाला हीरो चाहते हैं, बिना किसी एजेंडा और बिना किसी गिल्ट के। पठान में इंडियन रॉ एजेंट जो था वो पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर काम कर रहा था। इस नॉनसेंस कॉन्सेप्ट को कॉर्पोरेट बुकिंग की जरूरत पड़ गई थी। पर गदर 2 की सफलता के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी
थी कि अब जनता को पाकिस्तान प्रेम नहीं बल्कि अनअपोलोजेटिक पाकिस्तान बैशिंग चाहिए, और सनी देओल को लोग उसी रोल में एक्सेप्ट करते हैं जो रॉ हो और रियल हो। इसी के बाद सनी देओल ने बॉर्डर 2 को ऑफिशियली अनाउंस किया था, जिसमें वो पूरे 27 साल बाद फिर से एक फौजी के रोल में वापसी करेंगे। फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें सनी देओल ने आइकॉनिक अंदाज में कहा कि 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। ये फिल्म जो है वो जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बन रही है और इसमें नए एक्टर्स की काफी बड़ी फौज है। बॉर्डर 2 को गदर 2 के बाद ही अनाउंस किया गया है, पर बॉर्डर 2 से पहले आ चुकी है जाट, जो अगेन सुपर डुपर हिट हो रही है, विदाउट फेक पीआर, विदाउट एनी कॉर्पोरेट बुकिंग। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ ग्रेट कमबैक। ये फिल्म भी सनी देओल की पहले की फिल्मों की तरह मारधाड़ वाली और मसाले वाली फिल्म ही है, पर इसके अंदर ना एक स्टोरी भी है, जिस कारण ये फिल्म एक अच्छा कलेक्शन प्राप्त कर रही है और अच्छे रिव्यूज भी काफी प्राप्त कर रही है। पब्लिक ने इस फिल्म के लिए सिकंदर जैसे नेगेटिव रिव्यूज नहीं दिए हैं, बल्कि लोगों ने सनी देओल को फिर से उसी रॉ पावरफुल अंदाज में पसंद किया है। जाट ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और ऊपर से अभी तक सनी देओल की 4th लार्जेस्ट अर्निंग मूवी भी बन गई है। और सनी देओल का ये मैसिव कमबैक ना बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है, जो दाऊद गैंग के जाने के बाद भी पाकिस्तान प्रेम से लगता है उबर नहीं पा रहा है। क्या है वो लेसन, आगे देखते हैं। चैप्टर 4 जैसा कि आपको पता है कि बॉलीवुड ने समय समय पर अपनी मूवीज में अपनी ऑडियंस को प्रोपेगेंडा परोसा है। पहले ये सब चलता था क्योंकि अंडरवर्ल्ड के इन्फ्लुएंस के कारण ना बॉलीवुड के जो टॉप स्टार्स थे उनकी मोनोपोली थी। बाहर से इंडस्ट्री में आना भी बहुत कठिन था, तो सब रिलैक्स थे, सब चिल कर रहे थे, ऑडियंस को कुछ भी बेचो तो चल ही जाता था। लेकिन जब सनी देओल ने वो फिल्में बनाई जिनमें पाकिस्तान बैशिंग और देशभक्ति थी, तब चीज़ों का रुख बदल गया। ऑडियंस ने उसके रॉ इमोशन और पेट्रियाटिज्म को अपनाया और सनी ने अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपनी एनर्जी से बॉक्स ऑफिस पर राज करना शुरू कर। इसके बाद बॉलीवुड का एरोगेंस देखने को मिला और बॉलीवुड ने कहा कि सनी देओल को दबा दो। बॉलीवुड ने अपनी पूरी पावर दिखानी शुरू कर दी अपनी मोनोपोली को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस कारण सनी देओल बॉलीवुड से 20 साल ऑलमोस्ट आइसोलेटेड रहे। पर आप कब तक किसी को दबा पाओगे? सनी देओल ने फिर कमबैक किया और सेम आइडेंटिटी के साथ किया, और इंटरेस्टिंगली उनकी कमबैक मूवी गदर 2 बहुत बड़ी सुपर हिट हुई, और वो भी उस टाइम पे जब हाई बजट की बॉलीवुड मूवीज ना फ्लॉप कर रही थी। बॉलीवुड के लिए ये एक बड़ा तमाचा था। बॉलीवुड को ये समझना चाहिए कि आप रियलिटी में जियोगे, फेक बबल में नहीं जियोगे और अपनी मूवीज पर काम करोगे तो भाई साहब आपको सक्सेस मिल जाएगी। आपको फेक पीआर की, कॉर्पोरेट बुकिंग या अंडरवर्ल्ड की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है अपनी मूवीज को हिट कराने के लिए या फिर अपनी मूवीज को इंडस्ट्री में टिकाने के लिए। इसमें क्या होता है, उस फिल्म का हीरो या फिल्म के प्रोड्यूसर्स टिकट्स खरीद लेते हैं बल्क में। 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की टिकटें खरीद लेते हैं और फिर उनके जो पार्टनर्स होते हैं, कॉर्पोरेट पार्टनर्स होते हैं, उनको फ्री टिकटें दी जाती हैं। वो जाएं या ना जाएं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो टिकट का जैसे कंपनी वाले एम्प्लॉइज हो गए, उससे आधा पैसा वापस प्रोड्यूसर को या एक्टर को ही आने वाला है, क्योंकि 50% तो प्रोड्यूसर का हिस्सा है, 50% एग्जिबिटर लेता है। तो उनका इन्वेस्टमेंट, अगर वो 4 करोड़ की टिकटें खरीदते तो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़। तो अब सैडली ये लोग प्रमोशन में यकीन कम करते हैं और ये बोलते हैं प्रमोशन में तो टारगेट ऑडियंस को पहुंचा नहीं पहुंचा, ट्रांसलेट हुआ नहीं हुआ, ये तो ऑन रिकॉर्ड आ गया कि ये 2 करोड़ या 4 करोड़ की टिकटें बिकी है। तो है गलत, बहुत गलत चीज है, लेकिन कई स्टार्स इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। ऑडियंस की नज़र में आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट पर आपका ध्यान होना चाहिए और ऑडियंस को क्या चाहिए उसकी परख होनी चाहिए। पर अफसोस बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा सेक्शन ये समझ ही नहीं पा रहा है। लेकिन वहीं सनी देओल ने अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोई, अंडरवर्ल्ड के सामने नहीं झुके, फेक पीआर, कॉर्पोरेट बुकिंग का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी मूवीज पे काम किया और ये महसूस किया कि जनता को क्या चाहिए, और रिजल्ट आपके सामने है। आज फिर से सनी देओल एक बहुत बड़ा नाम बन रहे हैं। तो भाई साहब ये वक्त है बॉलीवुड को अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने रियल फैंस की वैल्यू को समझने का, और उन्हें जो कुछ चाहिए वो देने का, तभी उनका फ्यूचर सेफ है। अदरवाइज तो आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से लिखिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। मतलब ये बहुत अच्छी वीडियो, डिटेल एनालिसिस भी करा है इन्होंने, और ये चीज सच्चाई है। अगर आपको पता होगा कि पहले बहुत प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवीज आती थी कि जिसमें कि बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता था, कि ऐसे दिखाया जाता कि, और अब भी काफी मूवीज में दिखाया जाता है कि इंडिया, मतलब हमारी एजेंसी उनके साथ, जैसे टाइगर के सारे पार्टी देख ले, लगभग दुश्मन कोई और अलग ही है ना, टाइगर के पार्ट देख लिया, और पठान मूवी में भी इस तरीके था। जबकि मुझे लगता है कि
ऐसा तो भैया मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ होगा कि हमें उनकी ऐसे मिलके पड़ी हो, वो कर रहे हैं, जबकि हमेशा साजिश वहां से ही करी जाती है जितना भी हुआ है। और दूसरी बात, जाट मूवी से लोग इसलिए भी कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अब क्या डायरेक्शन बहुत गजब आया है। सनी देओल पाजी को लेकर डायरेक्शन बहुत गजब आया है, स्टारकास्ट बड़ी अमेजिंग है, रणदीप हुड्डा एज अ विलन लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो कैरेक्टर दमदार, एक्शन, स्क्रिप्ट, इमोशंस के साथ स्क्रिप्ट। केजीएफ मूवी क्यों हिट हुई थी अगर आप देखते हो ना, उसमें इमोशंस थे, उसमें एक आम जिंदगी थी, एक आम इंसान कैसे मसीहा बनता है या फिर वो साम्राज्य खड़ा करता है, तो वो एक बंदे में वो होता है। और वहीं पर ही आप एग्जांपल वैसे मूवी देखते हो नादानी, नॉर्मल एक गांव का बंदा नादानी मुंह से क्या रिलेट करेगा, कुछ भी नहीं। हाँ। और जबकि आप देखते हो सनी देओल, उनका नाम वैसे ही बहुत है, रॉ रफ एक्शन के लिए वो जाने जाते हैं, दमदार बंदे। और एक वो बंदा कहता है ना कि हाँ यार अगर कोई गलत हुआ है तो मसीहा बनना पड़ेगा, वैसे ही। और आर्मी वाला टच भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है इस मूवी के अंदर, और रिव्यूज बड़े गजब आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब पब्लिक जब बोल देती है ना कि भैया मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, वो मैटर करता है। पब्लिक ये नहीं कि घर आके कोई वीडियो बना रहा है रिव्यू की, सिनेमा हॉल से आप निकल रहे हो, उस टाइम पर जब लोग पूछते हैं या फिर कोई मूवी देख के आता है फिर उसका रिव्यू शेयर करता है इंस्टाग्राम पे, हर एक चीज ये बात होती है। और बहुत बढ़िया वीडियो बनाई इनके चैनल पे, आप ऐसी अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, इसमें डिटेल्ड एनालिसिस हर टॉपिक पे होता है, पॉलिटिक्स से लेकर मूवीज से लेकर हर एक चीज। भाई अगर आपने नहीं देखी ना मूवी जरूर देखो, हम भी 1-2 दिन में देख के आ रहे हैं वाली मूवी भाई साहब। आई एम एक्साइटेड। बाय बाय, टेक केयर।